Yes, sir. सर ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? Yes, sir. ठीक है, चलो। अच्छा देखो, रेशियो एनालिसिस चल रहा था। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, रेशियो में एक्चुअली हम लोग लास्ट क्लास, मंगलवार और ट्यूसडे वाला क्लास में रेशियो क्या है इसका एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लिया था। आज ना रेशियो के बारे में थोड़े डिटेल्स में ही जाना मैंने, एग्जाम टाइप क्वेश्चंस एज वेल एज रेशियो के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस सब कुछ करेंगे इसका। चलो, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है सर? देखो, तो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग ये क्या चीज है, इसके बारे में एक्चुअली लास्ट क्लास में फुल्ली डिस्कस हुआ था कि रेशियो एनालिसिस हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करने में, प्लानिंग करने में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिजनेस का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल्स में समझने के लिए, मैंने एक डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हैं ये चीज। हमारे सामने किसी भी बिजनेस का, किसी भी पर्टिकुलर ईयर का एक प्रॉफिट का डेटा होता है, या फिर एक रेवेन्यू का डेटा होता है। लेकिन एक रेवेन्यू देख के हम थोड़ी ना बोल सकते कि अच्छा या बुरा। तो उसको कंपेयर करना पड़ता है, फिर उसका ग्रोथ समझना पड़ता है, तब जाके हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम सही है कि नहीं है, बिजनेस ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये जो रेशियोज एंड एवरीथिंग है, इसको हम लोग नॉर्मली और एक लैंग्वेज से बोलते हैं टूल्स। क्या बोलते हैं? टूल्स, है ना? फाइनेंशियल टूल्स, जिसके थ्रू से, जैसे मैं आप लोगों को बोला था कि आजकल सॉफ्टवेयर से सारा काम होता है। उसमें अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर में। फिर अकाउंट्स को मेंटेन करने के बाद अकाउंट्स ऑटोमेटिकली उसको सॉफ्टवेयर में क्या कर देते हैं, आप जर्नल एंट्री करते हो, डेबिट क्रेडिट पुट करते हो, बाकी काम वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, लेजर भी बना देता है। फिर उसके ऊपर बेस करके ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब रेडी कर देगा। इवन रेशियो भी एनालाइज करके दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि रेशियो का वो जो डेटा आपको देगा वो क्या है, वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। मैंने अगर आपको पता ही नहीं है कि ये चीज होता क्या है, या फिर उसका एनालिसिस पार्ट आपका नहीं आता है, तो फिर वो डेटा आपके सामने, वो एक क्या, एक हिंदी में कहावत है ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, है ना? तो ये सब तो अक्षर तो काला ही है ना? लेकिन कि समझ में नहीं आएगा तो कितना भी सुंदर करके प्रेजेंटेशन हो सामने, कोई मतलब होता ही नहीं है उसका। तो मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में रेशियो का ये सब चीज बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज है जो आपको नॉलेज होना चाहिए। रेशियो का सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि आपका फाइनेंस के अंदर रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन रेशियो हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ हिसाब से रहेगा। आपको एक बड़ा क्वेश्चन देके पैट का हिसाब, ईबीआईटी का हिसाब, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, आपको किसी भी चैप्टर के अंदर से ये टॉपिक काम करता है। आप इसको ना चैप्टर वाइज सिर्फ मत समझो कि इस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है, ये मेन पर्पस नहीं है। आपका पर्पस होना चाहिए कि रेशियो अगर हमें पता है तो कोई भी बड़ा क्वेश्चन जो दूसरे चैप्टर से, लाइक अगर आप कैपिटल बजटिंग कर रहे हो, अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे हो, अगर आप वर्किंग कैपिटल कर रहे हो, हर जगह में ये किसी ना किसी रूप में आपको मिल जाएगा। बिकॉज सारे के सारे डेटा तो हमें पीएल बैलेंस शीट से ही निकालना पड़ता है ना। तो अगर आपको कहीं पर भी कुछ रेशियो का कॉन्सेप्ट तो दे ही देता है, मोटा मोटी हर एक क्वेश्चन में मोर और लेस रहता ही रहता है। तो अगर आपको रेशियो का हिसाब किताब पता हो तो आप कर पाओगे, अगर नहीं कर सकते तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा अधूरा रह जाएगा। प्रैक्टिस के साथ चीजें डेवलप हो जाता है। ऐसे आप लोग 12 11 12 में, इवन कॉलेज में भी रेशियो एनालिसिस काफी लोग पढ़ चुके हैं, बट प्रॉब्लम वही है, सो कॉल्ड फॉर्मूला ओरिएंटेड होने से दिक्कत यही हो जाता है कि हम फॉर्मूला जिस दिन भूल जाएंगे उस दिन सब खत्म, है ना? और कितना दिन ही याद रखते हैं, वो तो पर्चा लेके जाते हैं एग्जाम हॉल में, है ना? एग्जाम हॉल में रेशियो के लिए पर्चा लेके जाते हैं, भाई वो क्या क्या फॉर्मूला आता है, नॉर्मली टीचर भी बता देता है कि ये 5 7 फॉर्मूला याद करके जाओ, जरूरत पड़ने से पर्चा लेके जाओ, बाथरूम में जाके देख लेना। जिसका साहस कम है और जिसका टॉप लेवल साहस है वो कहीं ना कहीं छुपा लेगा, ठीक है?
चलो चलो सेकेंड पार्ट में चलते हैं। এই অনলাইনে সবাইকে আমার আওয়াজ আসছে? হ্যালো। हाँ আসো হ্যাঁ স্যার। यस सर ओके सर। रेशियो पार्ट 2 या पॉइंट 2 जो भी हो। से फॉर एग्जांपल रेशियो नॉर्मली ऐसे होते हैं, एक्स बाई वाई फॉर्मेट में होते हैं, है ना, यूज टू ऐसे फॉर्मेट में होता है ना। तो इसमें दो तरह का चीज होता है सर, एक होता है प्योर रेशियो, एक होता है मिक्स्ड रेशियो। समझाता हूँ। प्योर और दूसरा क्या होता है, मिक्स्ड। प्योर का मतलब हो गया both x and y come from the same statement, like net profit margin, gross profit margin, ठीक है, एनपीएम जीपीएम। फुल फॉर्म अगर भूल जाओगे तो लिख लो ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। एनपीएम माने नेट प्रॉफिट मार्जिन, जीपीएम माने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एटसेट्रा। ये जितना सारा मार्जिन का बात मैं कर रहा हूँ, ये सारे के सारे एक ही स्टेटमेंट से आ जाता है। और मिक्स्ड माने एक्स एंड वाई कम फ्रॉम different statement, like average turnover ratio, sorry, asset turnover ratio, capital employed turnover ratio, full form लिख लो, capital employed सेटो, ऐसा कुछ होता नहीं है, एब्रिविएशन है, आप जैसे लिखोगे सीईटीओ, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो एटसेट्रा। ये जो चीजें हैं ये मिक्स्ड सोर्स में से मिलता है एक्चुअली। ठीक है, अब मैं आपको और चीजें कराऊंगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे एक नोट्स दो, फॉर मिक्स्ड रेशियो balance sheet figures is generally taken as average, that is opening plus closing by। किसी भी चीज का हमें एक एवरेज निकालना पड़ता है, क्या करना पड़ता है सर, एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। इस तरह से हमें एक सुविधा होता है कि हमें एक एवरेज पता चल जाता है किसी भी चीज का, क्योंकि बैलेंस शीट में जो भी आइटम रहता है ना, वो एक ओपनिंग ग्रुप पे होता है, क्लोजिंग ग्रुप पे होता है। सपोज आपका कोई भी एक डेटा, लास्ट ईयर का परचेस, करंट ईयर का परचेस, लास्ट ईयर का एसेट, करंट ईयर का एसेट, तो ओपनिंग डेटा क्लोजिंग डेटा आपको मिल जाता है ना। तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों रहेगा तो किसको लेंगे, तो एवरेज कर लेंगे, एक आइडिया मिल जाएगा। आगे आगे जब क्वेश्चन होगा धीरे धीरे तो क्लैरिटी मिलेगा सर कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, हाँ, अब तक तो सही था, तो मेरे पीछे पढ़ने इसका आदत हो गया है, आप सही चल रहे हो, आप पसंद नहीं है इसको, मैंने आप जितना बार इसको पेन बनाओगे मैं अब डस्टर बन जाऊंगा, दुश्मनी है मेरे से।
भाई ऐसा मत करो, टाइम कम मिलता है मुझे। चला, एक दूसरा सॉफ्टवेयर मुझे मिला है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है बोल के ना, क्लास में अप्लाई नहीं कर पा। एक सेकंड, शायद एक चीज करने से होगा लेकिन फिर से ना ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये भी मतलब है सब कुछ स्मूथली चल रहा है, इसको दिक्कत हो गया। आज क्या डेट है? 9। लास्ट क्लास किया था 5 तारीख का ना? यही है ना? दिक्कत सॉफ्टवेयर का होता है सर एक्चुअली। ये सब सॉफ्टवेयर ना ओपन सोर्स में मिलता है, और ओपन सोर्स में प्रॉपर अपडेट वगैरह नहीं होता है, बीच बीच में ये प्रॉब्लम करने लगता है। चलो, आई होप और डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ये नॉर्मली हम लोग एवरेज करते हैं। ये एवरेज का क्या होगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ। आप पॉइंट 3 करिए, इसमें लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज कितना तरह का नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी आप लोगों में ऐसे पढ़ा रहा था नोट से। एक होता है लिक्विडिटी, या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। लास्ट टाइम दिखाया था ना, याद है? एयरटेल का, हाँ, वोडाफोन आइडिया का हालत दिखाया था, याद है? कि किस तरह से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करना पड़ता है। बहुत वाइटल हो जाता है सर, एक बिजनेस कब तक चल पाएगा ये सब पता चल जाता है। फिर आता है सर एक्टिविटी और एफिशिएंसी। फिर एक ले लो प्रॉफिटेबिलिटी। ये सब टाइप ऑफ रेशियोज है। और एक ले लो लेवरेज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ठीक है, और एक नाम लिख लो साइड में, मेरे यहाँ जगह नहीं है।
वैल्यूएशंस और मार्केट बेस्ड, वैल्यूएशन और मार्केट बेस्ड, समझा तुम? लिख लिया यहाँ तक? सर ऑनलाइन में सब कोई लिख रहे हो क्या? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? तो यस सर, बोलो। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट। अब हेडिंग कर लो, लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। दिस कैटेगरी of ratios measures, this category of ratios measures the firm's ability, measures the firm's ability to pay off current liability। जैसे लास्ट क्लास में दिखा रहा था कि एक बिजनेस का पूरा फाइनेंशियल डेटा लिया था और बता रहा था कि क्या ये अपना करेंट लायबिलिटी जो है उसको रीपे कर पाएगा, क्या उसका एसेट्स में इतना दम है, क्या करंट रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है जिसके थ्रू से वो कर सकता है। अगर सिचुएशंस नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, फिर वो रेशियो आपको हेल्प करेगा समझने में कि स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है। लॉन्ग टर्म में भी लॉन्ग टर्म की तरह होता है, तो वही चीज बता रहा है कि सर द फर्म्स एबिलिटी टू पे ऑफ करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी क्या होता है? लाइक क्रेडिटर्स का पेमेंट, शॉर्ट टर्म लोन, है ना, बिल्स पेएबल, है ना, ये सब चीज जो होते हैं आपको पेमेंट करने के लिए बिजनेस का सिंपल बात है करंट औकात है या नहीं। अगर मैं थोड़ा गंदा स्टाइल में बोलूँ तो ऐसे औकात बोलते हैं ना, ठीक है, औकात की बात मत करना, अरे भाई औकात ही तो है सब कुछ चीजों में। तो बिजनेस का औकात कभी कभी अच्छा हो जाता है, ऐसे मेहनत करने से औकात सबका बढ़ता है, मेहनत ना करने से औकात गिरता है। बाकी काम करते रहना चाहिए, ठीक है, ज्यादा शो ऑफ करने से कोई फायदा नहीं है। काम करो, मेहनत करो, जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो और जुड़े रहो मिट्टी के साथ, ठीक है, वो औकात मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो वो ज्यादा शो ऑफ करेंगे, रंग चढ़ाएंगे, 2-4 दिन दिखेंगे दुनिया को, उसके बाद कहाँ गायब हो जाओगे कोई पूछेगा तक नहीं। ऐसा ही होता है ना, ठीक है। दुनिया से देखो, तो जो दूसरों के गलती से सीखता है ना उसे स्मार्ट कहते हैं, जो अपनी गलती से सीखता है ना उसे चालाक कहते हैं, और जो किसी के गलती से भी नहीं सीखते उसे बोका कहते हैं। क्या समझेंगे? अब आप डिसाइड कर लो कि आप दूसरों की गलती देख के खुद को चेंज कर लोगे, या जो भी जरूरी रेक्टिफाई करना है, या फिर क्लेवर बनना है कि चलो देखते हैं करते हैं, नहीं होता है तो फिर सुधरेंगे, चालाक, क्लेवर, ठीक है। और अगर कुछ भी हो जाए हम तो ऐसे ही रहेंगे, बोका। ट्रैफिक में खड़े हो, ये कहानी बोला था कभी? ट्रैफिक में खड़े हो, मानो एक बंदा रास्ता क्रॉस कर रहा है, वो जैसे ही एक्चुअली रेड सिग्नल नॉर्मली क्रॉस नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना हड़बड़ करते हैं सिग्नल में भी, उसको जाना है, तो जैसे ही वो पार करने गया, खत्म। उसको देख के आप जाओगे या जब तक ग्रीन होंगे उसका इंतजार करोगे? ग्रीन होने का इंतजार करोगे, तो ग्रीन हुआ, फिर आपने वॉक किया और जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस किया, स्मार्ट हो गए आप। एक बंदा है, कोशिश कर रहा था, ठीक है, फिर किसी तरह से बचा, उस पर चला तो गया, फिर ऐसे हाय राम कर रहा है, बहुत जोर से बचा। ये बंदा क्लेवर है, आगे कभी नहीं करेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं, काफी लोगों को देख रहा है मर रहा है, लेकिन वैसा ही करना है। कभी स्टेशन में देखना, ट्रेन स्टेशन में, ठीक है, चलती ट्रेन में चढ़ते हैं, चलती ट्रेन से उतरते हैं। अब चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि काफी लोग ट्रेन के नीचे चले जाते हैं। और अगर थोड़ा सा हिसाब, हाँ प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं, इधर से उधर करते हैं, बीच में से, है ना, बहुत खतरनाक होते हैं। तो जब कुछ गड़बड़ होते हैं तब बता सकते हैं। वही चीज है कि जिंदगी में स्मार्ट बनना है, क्लेवर बनना है, कि बोका बनना है। चलो सर, ये सब बात मत किया करो। अच्छा, तो दिस कैटेगरी ऑफ रेशियोज मेजर्स द फर्म्स एबिलिटी टू पे ऑफ करेंट लायबिलिटी। अब हमें यहाँ पर देखना है जैसे कि यहाँ पर क्या क्या रेशियो काम करता है। चलो अब आप लोगों को मजा आने लगेगा। करेंट रेशियो, वेरी पॉपुलर। करेंट एसेट बाई करेंट लायबिलिटी, इसे ना, इसका जो स्टैंडर्ड नॉर्म है, टू इज टू वन, वेरी गुड सर। स्टैंडर्ड नॉर्म, नॉर्म मैंने रूल, ठीक है, 2:1 के बेसिस में ये नॉर्मली हैंडल किया जाता है। यानी एक सिंपल बात है, बिजनेस में दो भाग एसेट हो और एक भाग लायबिलिटी। प्रसाद, किस्मत है तो मेरा, छठ का प्रसाद बोलते हैं किस्मत वाले को मिलता है। ए, बाद में ना, क्लास के बाद सबको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट भी कर देना। ठेकुआ है ना इसमें? ठेकुआ है और पालो। ठीक है, ठेकुआ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, करेंट रेशियो, करेंट एसेट बाई करेंट लायबिलिटी, स्टैंडर्ड नॉर्म क्या है? 2:1। क्विक रेशियो इक्वल्स टू करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। इसे बोलते हैं क्विक रेशियो। मैंने करेंट एसेट से स्टॉक को हटाओ और उसको करेंट लायबिलिटी से डिवाइड करो तो आपको क्विक रेशियो मिलेगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इतना देरी क्यों करता है सुनील आजकल तो? बट बहाना ऑलवेज रेडी तेरा। इन्वेंट्री इज द liquid current asset. Inventory is the liquid current asset. लिक्विड क्यों? क्योंकि आप स्टॉक को बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। इन्वेंटरी इज द लिक्विड करेंट एसेट। इसमें एक चीज लिखना, हेंस एक चीज गड़बड़ हो गई। इन्वेंटरी लिक्विड नहीं है सर, लीस्ट लिक्विड है। मैं थोड़ा गलत बोल दिया। लीस्ट लिक्विड मैंने इसका थोड़ा बहुत, अगर करंट एसेट के अंदर देखा जाए, ऐसे इन्वेंटरी को हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कैश जितना लिक्विड तो नहीं है ना, या शेयर जैसा लिक्विड भी तो नहीं है ना। शेयर हो या कैश जैसा चीज हो, ये बहुत ज्यादा हाईली लिक्विड होते हैं। लेकिन अगर इन्वेंट्री देखा जाए, वो जब तक बिकेगा नहीं तब तक तो उसका लिक्विडिटी का कुछ होगा नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीस्ट लिक्विड। ठीक है, मेरे को मिस हो रहा था थोड़ा पॉइंट, ठीक है। हेंस अनरिलायबल, क्योंकि लीस्ट लिक्विड है, माने इसको कैश में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। देयरफॉर क्विक रेशियो, समझ में आ रहा है ना बातें? देयरफॉर क्विक रेशियो is a much more
stagnant measure of liquidity. लिक्विडिटी स्ट्राइक मैं समझाता हूँ। इसका स्टैंडर्ड नॉर्म है, ये ना स्ट्रैगनेंट है, STRANGENT, स्ट्रैगनेंट, RANGNENT, STRANGNENT, ठीक है। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ लिक्विडिटी स्ट्राइक, इट्स स्टैंडर्ड नॉर्म इसका कुछ ऐसा है, स्टैंडर्ड रूल 1:1, ठीक है, 1:1। माने अगर आपके पास एक भाग एसेट्स है एक भाग लाइबिलिटी है तो ऑलमोस्ट वैसा हो सकता है, उसमें हम लोग नॉर्मली इन्वेंट्री को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ना। अभी क्विक रेशियो का क्या लिखा, CA माइनस इन्वेंट्री बाय करेंट लाइबिलिटी, तो ये 1:1 हो तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट लिखो, हाँ बोलो सर। सर हेलो, हेलो, हाँ क्यों भी शट अप बोल से, हाँ अभिजीत बोल। বলছি আগের পেজটা একটু দেখাবেন। आगे पेस्ट एक देखो, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं देखिए नहीं, স্যার এর আগের এর আগেরটা, अरे बाप, হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। ऐसे হ্যাঁ স্যার एक और लिखो यहाँ पर, एब्सोल्यूट कैश रेशियो। एब्सोल्यूट कैश रेशियो को जैसे होते हैं कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बने शेयर डिवेंचर, हाँ शेयर डिवेंचर में जो मार्केट में बाई सेल हो जाता है, तो कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। और एक चीज होते हैं सर इसमें, डिफेंसिव इंटरनल मेजर। डिफेंसिव इंटरनल मेजर इसमें क्या होता है, कैश होते हैं प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं, डिवाइडेड बाय कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे, इसे बोलते हैं डिफेंसिव इंटरनल मेजर, डिफेंसिव इंटरनल मेजर। अब ये सभी चीजें मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे थोड़ा बहुत आप लोगों को अधूरा सा फील होगा, तो पहले इस चीज को एक एक करके देखो फिर मैं समझाता हूँ। एक केस बनाने से सुविधा होगा, हर एक चीज कवर हो जाएगा। देखो सर, एक्सप्लेनेशन, इमेजिन सिचुएशन where a farm sales come to standstill, come to standstill, माने सेलर बढ़ नहीं रहा है,
ठीक है। तो हाउ विल द फार्म meet its daily operating expenses? Meet its daily operating expenses. The firm will use the available cash जो बिजनेस के पास अवेलेबल कैश बैलेंस है वहां से खर्चा ले सकता है ना। Hence, this ratio measure the number of days the farm will be able to survive. Farm will be able to survive. बात समझ में आया? एक बिजनेस का सेल स्टील हो गया, तो ऐसे हालत में डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ से निकालेगा? अवेलेबल कैश बैलेंस है। अगर अवेलेबल कैश बैलेंस जितना है उससे बिजनेस कितना दिन चल सकता है? ज्यादा है तो ज्यादा चल सकता है, तो उसमें बिजनेस को रिकवर करने का एक टाइम मिल जाएगा। अगर कैश कमती है तो रिकवर करने के लिए उतना टाइम नहीं रहेगा, तो फिर बिजनेस बंद के कगार में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही सब बातें धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो, अब क्या है ना, रेशियो के क्वेश्चंस में नॉर्मली आपको कमेंट पूछते हैं कि आप बताओ कि बिजनेस का एनालिसिस कैसे दोगे। तो ऐसे हालत में आपको एक स्मार्टनेस बताते हैं सर। स्मार्टनेस फॉर कमेंट। कमेंट करने बोलते हैं ना, फाइनेंस के क्वेश्चन है ना, कमेंट बोलते हैं कि कमेंट करके बताओ कि क्या सिचुएशन है। जैसे ये वाला जो सिचुएशन है, ये कमेंट हुआ, तो कमेंट करने का एक सिंपल स्मार्टनेस ऐसा रहेगा क्योंकि ये सब ना, कमेंट कमेंट फॉर all these ratios indicate trade-off. Trade-off between liquidity and profitability. And actually सारे के सारे रेशियोज का एक कॉमन चीज है, स्पेशली अगर लिक्विडिटी रेशियो का मैटर, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि बिजनेस को लिक्विड सिचुएशन से प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में कैसे लेके जाए। इस घटना को बोलते हैं ट्रेड ऑफ, माने जीरो से हीरो बनना, सिंपल बात। तो बिजनेस लिक्विडिटी से प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा, यही सारे रेशियो का मेनली ऑब्जेक्टिव है। स्पेशली हम लोग अभी लिक्विडिटी रेशियो कर रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इससे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे पहुंचे। तो वो एक आपकी कमेंट में रहना चाहिए कि अगर सिचुएशंस बेहतर हो तो जा सकता है, नहीं है तो नहीं जा सकते। और एक पॉइंट लिखो, ऑल दिस रेशियो should be subject to time series, subject to लास्ट दिन भी ये चीज बोले थे ना टाइम सीरीज के बारे में। टाइम सीरीज बने क्रोनोलॉजिकली लास्ट ईयर क्या हुआ था, उससे पहले साल क्या हुआ था, जब कंपेयर करते तो समझ में आता है कि कुछ ग्रोथ है कि नहीं। जैसे हम लोग शेयर मार्केट में जब बिजनेस के लिए एनालिसिस देते हैं या फिर कंपनी का ग्रोथ है, जैसे कल एसबीआई का क्वार्टर रिजल्ट है,
तो क्वार्टर रिजल्ट्स में एसबीआई अप्रोक्स 27% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट किया। तो लास्ट ईयर अगर 100 रुपया इनकम किया था तो इस बार 27 रुपीज एक्स्ट्रा कमाया। अभी ऑब्वियसली करोड़ों का बात है। तो कहीं ना कहीं ये बात एक पॉजिटिव चीज दर्शाते हैं कि लास्ट ईयर से इस बार के क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट हुआ है स्टेट बैंक का। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है बिजनेस के लिए। अगर यही चीज कम होगा, इसलिए टाइम सीरीज इज अ वेरी बिग पार्ट इन फाइनेंशियल एनालिसिस। ऑलवेज कंपेयर किया जाता है कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कैसा था, या फिर पिछले क्वार्टर से करंट क्वार्टर में कैसा है ना। जैसे अप्रैल में जून फर्स्ट क्वार्टर, जून जुलाई अगस्त सेकंड क्वार्टर, और सितंबर अक्टूबर इस तरह से थर्ड क्वार्टर। हम लोग हर साल में 4-4 क्वार्टर देखते हैं। अगर एवरी क्वार्टर बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है या फिर ऑलमोस्ट सेम लेवल में है तो इट्स ओके। बट अगर क्वार्टर टू क्वार्टर अगर रिजल्ट खराब हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या ये सबके लिए प्रॉब्लम है? क्या ये ग्लोबल प्रॉब्लम है या फिर बिजनेस के अंदर का प्रॉब्लम है? ये सारा चीज देखना पड़ता है। इसलिए ऑल दिस रेशियो शुड बी सब्जेक्ट टू द टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। क्रॉस सेक्शन माने जब आप आपके पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे। लास्ट क्लास में दिखा रहे थे ना, पीवी रेशियो चेक करके, पी रेशियो, हाँ, उसमें दिखा रहे थे कि अगर एयरटेल का चेक करें तो एयरटेल का कॉम्पिटिटर में टाटा टेलीकॉम था। ठीक है, फिर हम लोग अगर एचडीएफसी चेक करें तो उसके साथ आईसीआईसीआई को देख रहे थे, आईडीएफसी को देख रहे थे। तो सिमिलर में कंपेयर किया जाता है, लेकिन सरकारी बैंक के साथ प्राइवेट बैंक को कंपेयर नहीं किया जाता। तो शुड बी सब्जेक्ट टू टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। मैंने देखो, अगर सबका हालत खराब है तो ये एक चिंता का विषय है, वो ग्लोबल चिंता है। लेकिन जब सबका हालत खराब होता है ना, तो ये चीज एक चीज दर्शाते हैं कि आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो बचपन में जब रिजल्ट खराब होता था, हम लोग यही चीज बहाना मारते थे कि सबका खराब हुआ है, सबका खराब हुआ है तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ, है ना। लेकिन अगर बाकी लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा है और उस सेम पीरियड ऑफ टाइम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो ये सब आपके ऊपर उंगली उठाएगा। ठीक है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेगा। तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल। करेंट रेशियो 1:8। क्विक रेशियो 1:1। करेंट लाइबिलिटी 40 लाख। कैलकुलेट इन्वेंट्री। कैलकुलेट होगा। इन्वेंट्री कितना है? करेंट रेशियो 1:8, क्विक रेशियो 1:1, करेंट लायबिलिटी 40 लाख। इन्वेंट्री कैलकुलेट करके बताओ सर कि इसके पास स्टॉक कितने का है। देखो, करेंट रेशियो का मतलब होता है CA/CL। तो हमें पता है CA/CL इक्वल्स टू 1:8। करेंट एसेट मेरे पास कितने का है? सर करेंट एसेट मेरे पास कितने का है तो पता नहीं, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इतना तो कर सकते हैं कि करंट लायबिलिटी का पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1:8 इंटू 40। तो तुम्हें यहाँ पर 1:8 इंटू 40 करके मैंने 1/8 इंटू 40 आ जाएगा ना। हेलो, 1:8 मैंने बेसिकली 1/8, तो 1/8 इंटू 40 कितना होता है बोलो? 5 लैक्स हो रहा है। ओ सॉरी सॉरी, नहीं मैंने एक चीज गलत लिखी। एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा इन्फॉर्मेशन चेंज करो, गड़बड़ हो गई। एक सेकंड, छोटा सा गलती है।
ये इज टू फॉर्मेट में नहीं है, मैंने गलत पॉइंट में, सॉरी सर, ये 1.8 है, मैंने आपको डायरेक्टली दे दिया, ये 1.1 है और ये 40 लाख, ये सही है। सॉरी सर, सॉरी, यूज टू फॉर्मेट में नहीं था, ये पॉइंट फॉर्मेट में था। अब बताओ 1.8 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा? 72 लैक्स। वेरी गुड सर, ये 1.8 है, ठीक है, ये 1.8 है, ये 1:8 नहीं है, सॉरी। तो करेंट एसेट इक्वल्स टू 1.8 इंटू 40, तो आपका करेंट एसेट कितना बन जाएगा? 72 लाख। अच्छा, अब यहाँ से क्या हम लोग क्विक 28 लाख आ गया, वेरी गुड सर। अब हमें क्विक रेशियो का हिसाब पता है ना? क्विक रेशियो में क्या होता है? सीए माइनस इन्वेंट्री बाई सीएल। हेलो, हम लोग कुछ देर पहले इसको लिखे हैं, एक्चुअली कुछ देर पहले ही लिखे हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखे थे, करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। इसका वैल्यू, क्विक रेशियो का वैल्यू दे दिया है 1.1। तो करेंट एसेट ऑलरेडी निकल चुका है 72 लाख, इन्वेंट्री पता नहीं, वही तो निकालने के लिए बोला है, और करेंट लायबिलिटी कितने का? 40 लाख का, इक्वल्स टू 1.1। इसको सॉल्व करने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका बन जाना चाहिए 72 लाख माइनस इन्वेंट्री, इधर हो जाएगा 44, तो आपका इन्वेंट्री आ जाएगा 28 लाख। चेक कर लो, ठीक है? ये समझ में आया सबको? बोलो सर। ये जस्ट मैंने क्विक रेशियो के फॉर्मेट में डाल के, ये सारा बुद्धि लगा के हो जाना चाहिए। जैसे आपको सारा फॉर्मूला का ग्रिप हो जाता है ना, तो आपको पता लग जाता है कि आखिर क्या सिचुएशन है। मैंने बिजनेस का कोई भी परिस्थिति तो किसी एक दो सोर्स से, अगर आपको पता है कि ये सोर्स दे दिया जाए तो वो सोर्स को तुम निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। और एक्चुअली रेशियो ना बहुत ज्यादा पागल नहीं करता है, रेशियो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है और उसका एनालिसिस जो है वही मेन है। बाकी फॉर्मूला अगर थोड़ा पता लगा लेते हो, लेकिन फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि ये हुआ क्या, यही मेन चीज। बाकी रेशियो इज नॉट डिफिकल्ट। एक और एग्जांपल देते हैं, इसे करो, सेल्स इक्वल्स टू 500, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 2 टाइम्स, एसेट टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स, टाइम्स में दिया है, टाइम्स में नॉर्मली रेशियो देते हैं। फिक्स्ड एसेट इज टू करेंट एसेट इक्वल्स टू 4:1, ये इज टू फॉर्मेट में ही है। करेंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 35 लाख। इन्वेंट्री दिया है आपको 10 lakhs। आपको कंप्यूट करना है करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। बताओ। बोलो सर, क्या होएगा? का आंसर क्या होगा? जो पता है वो पुट करो। करेंट रेशियो कितना है? करेंट एसेट बाई करेंट लायबिलिटी। क्या हमें करेंट एसेट का डेटा दिया है?
करंट एसेट का डेटा डायरेक्टली तो नहीं दिया है, तो फिर किसी तरह से निकालना पड़ेगा। हाँ सर, एक काम कर सकते हैं, एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, पता है बोला है ना 2 टाइम्स, और एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है सेल्स बाय टोटल एसेट, मतलब एसेट टर्नओवर बनेगा टोटल एसेट्स में कितना सेल कर रहे हो, तुम्हारे पास कितना टोटल एसेट्स है, यही सब बात लास्ट क्लास में लिखा थे, कितना टोटल एसेट्स है उसमें सेल कितना जनरेट हो रहा है, तो सेल्स बाय टोटल एसेट इक्वल्स टू, बोला है 2, तो सेल्स कितना है तुम्हारा 500, टोटल एसेट कितना है तुम्हारा पता नहीं, इंटू 2, तो 2 TA, ऐसा करने से तो TA मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 250, हेलो, है ना। अब ये जो 250 है, आपको बोला है कि आपका फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स मिला के टोटल होता है, और इसका रेशियो बोला है 4:1, तो 250 में से इसको 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिक्स एसेट्स कितना हो जाएगा 200 का, और इसका कितना हो जाएगा 50 का, ये किस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 4:1 में, ठीक है, 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 200, और इधर कितना हो गया 50, तो हमें करंट एसेट मिल गया सर, है ना, फिक्स एसेट हो गया 200, करंट एसेट हो गया 50, तो हमें क्या चाहिए करंट चाहिए, तो करंट का डेटा मिल गया सर, तो करंट हो गया 50, अच्छा लाइबिलिटी का डेटा गिवन था क्या, हाँ, तो 50/35 कितना हो जाएगा 1:1, इसको पॉइंट में बता, पॉइंट में बता, 1.42, टू के बाद कुछ नहीं है, 2 के बाद 8 है तो 3 बोलना है, 2 के बाद अगर 5 से ज्यादा है तो 3 बोलना चाहिए ना सर, 1.43, ठीक है। अच्छा ये हो गया मेरा करंट रेशियो निकल गया, है ना। अच्छा हमें और एक चीज पूछा था, क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो कैसे निकलेंगे, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट यू नो 50, इन्वेंट्री यू नो क्वेश्चन में गिवन है 10, और करंट लाइबिलिटी भी गिवन है 35, ये तो इजी था 1.14, दिस इज द क्विक रेशियो, समझ में आ रहा है ना, हेलो, ये ऑनलाइन में सबको बात समझ में आ रहा है, बोलो सर। यस सर। चलो तो ये जो था बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो से पॉइंट था, इसका मतलब भी समझा दिए लिखा दिए, और साथ में क्वेश्चंस का भी एक बेसिक आइडिया मिल गया, ऐसे ही होते हैं, एनालिसिस को समझो और क्वेश्चन देगा तो थोड़ा बुद्धि लगाना, ठीक है, फॉर्मूला पता है तो किसी ना किसी को तोड़ ताड़ के किसी और तक पहुंचा जा सकता है, जैसे बचपन में सॉल्यूशंस करते थे वैसा ही है। नेक्स्ट चीज में चलते हैं, हम लोग अभी थोड़ा सा बात करेंगे एक्टिविटी और एफिशिएंसी, एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो, सर ये क्या चीज है, चलो देखते हैं, बिजनेस का एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी का पता चलता है, लिखो दिस कैटेगरी ऑफ रेशियोज measures the मैनेजमेंट एफिशिएंसी, माने एक बिजनेस अंदर से कितना सख्त है, ठीक है, मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली, मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है ये पता चलता है, द कैटेगरी ऑफ रेशियो मेजर्स द मैनेजमेंट एफिशिएंसी ऑफ
assets utilizations. Academically, it would be better to classify in two parts. यानी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में हम लोग इसको नॉर्मली दो हिस्सों से तोड़ते हैं, बट रियल लाइफ में इतना नहीं होता है, इसलिए बोला गया एकेडमिक। सिखाने के टाइम पे सिखाया जाता है, बट वास्तव प्रयोग के टाइम पे सब एक हो जाते हैं, समझे? तो दो पार्ट्स में, पार्ट 1 में लिखो नॉन रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल या नॉट रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। इसे कंप्यूट किया जाएगा in terms of number of times, number of times। पॉपुलर क्या है, जैसे कि एटीओ। एटीओ माने जानते हो, एसेट टर्नओवर रेशियो। बिजनेस कितना सेल्स कर रहा है और उसके पास एवरेज एसेट कितना है। एवरेज एसेट कैसे पता लगाओगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करके मिल जाएगा, ठीक है? दिखा देंगे सर, आगे आगे बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले समझो। तो सेल्स बाय एवरेज एसेट्स, ठीक है। फिर एक आता है सर सीटीओ। दूसरा सीटीओ माने कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसको कैलकुलेट करने का सिस्टम है सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, माने बिजनेस में पैसा कितना डाला गया और उससे सेल्स कितना हो रहा है। और एक नाम ले लो, पैटो। चलिए क्या है? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स्ड एसेट्स, माने एवरेज कितना फिक्स एसेट्स कंपनी मेंटेन करता है। अच्छा, इसका भी एवरेज कर दो, हाँ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो सारे के सारे नाम हमने यहाँ पर यूज किया हम लोगों ने, these all, इसका एक कॉमन चीज है, देख लो सर। हायर द बेटर, हायर दी, जिसका रेशियो जितना ज्यादा होगा वो बिजनेस के लिए उतना अच्छी बात है, समझे? हायर दी बेटर। अलग अलग रेशियो का अलग अलग पहचान होता है, किसी में लोअर दी बेटर होते हैं, किसी में हायर दी बेटर होता है। तो ये हायर दी बेटर वाला है। तो ये हो गया एक्टिविटी का नॉट रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल वाला, याद रखिएगा। आगे आगे और पढ़ते हैं, एक पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 जो था सर, वो था वर्किंग कैपिटल एक्टिविटी रेशियो। These are computed in two styles. Style number 1, number of times, higher the better। जितना नंबर तब टाइम होगा उतना बेटर है बिजनेस की हालत, हायर दी बेटर। और एक होता है स्टाइल नंबर 2,
period, that is days, that is days, lower the better. कम होने से अच्छा है। इन लोअर दी बेटर, इसमें एक एक्सेप्शनल है, एक्सेप्ट क्रेडिटर, एक्सेप्ट क्रेडिटर समझाता हूं। जैसे बिजनेस का एक करंट एसेट होता है ना, डेटर, जिसको हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डेटर कहते हैं। डेटर को कैलकुलेट करने के लिए एक होता है सर टीटीओ, टीटीओ माने डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला जाता है? बोलो सर, क्या करने से डेटर टर्नओवर रेशियो मिलेगा? सेल्स नहीं सर, क्रेडिट सेल्स ना। डेटर उसे बोलते हैं जिसको क्रेडिट में बेचते हैं। कैश वाले, कैश जिसको नगद में बेच दिए वो और डेटर थोड़ी ना रहा। हाँ, इसको मैं कैश में बेच दूंगा वो मेरा डेटर और थोड़ी रहेगा, जिनसे मुझे पैसा मिलेगा वो मेरा डेटर रहेगा, है ना। तो क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर। से फॉर एग्जांपल ये क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर जो है ये 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स माने आपका सेल कितना होता है और एवरेज डेटर कितना बनता है। तो इसको हम लोग टाइम से अगर डिनोट करते हैं तो 5 टाइम्स होगा। डेटर टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। 5 की जगह अगर 7 टाइम्स हो जाए तो और अच्छा, हायर दी बेटर। लेकिन एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं है, एसीपी माने एवरेज कलेक्शन पीरियड। कितना समय में पैसा मिल जाता है, कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर हमें पता है कि साल में 365 दिन होते हैं और मेरा डेटा टर्नओवर 5 टाइम्स होते हैं, मैंने मेरा सेल बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर 5 टाइम्स है 365/5 है ना, मैंने इसको हम लोग बोलेंगे जितना नंबर ऑफ डेज होता है साल में, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाई लिखो आप टीटीआर। क्या लिखोगे? टीटीआर। टीटीआर मैंने डेटा टर्नओवर रेशियो, ठीक है। नहीं, डीटीओ का मतलब डेटा टर्नओवर होता है, डेटा टर्नओवर रेशियो पूरा नाम है। तो डीटीआर 365 अगर मेरा साल का है, इसके हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, तो मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो जाएगा? हाँ, 73, ठीक है। इसका मतलब मैं सेल करता हूँ और सेल करके पैसा कलेक्ट करने में मेरे को 73 दिन लग जाता है, ठीक है। 73 दिन लग जाता है मुझे पैसा कलेक्ट करने में। ये जितना कम हो उतना अच्छा। डेटा टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, माने सेल बढ़ रहा है, लेकिन कलेक्शन जितना जल्दी मिले उतना अच्छा है ना। माने ऐसा ऑब्वियसली सर, ये अगर 5 की जगह 6 गुना होगा, बिजनेस के लिए अच्छा बात है कि सेल बढ़ रहा है। लेकिन ये अगर टाइम पैसा पाने में देरी हो रहा है तो ये भी तो चिंता है। सेल करके अगर पैसा ही नहीं मिला तो फिर सेल क्यों करना? समझे कि नहीं? ए ऑनलाइन वाले बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया, या आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा और आगे बढ़ो सर। कहाँ पढ़ेंगे, आगे आगे करते करते घाई हो जाएगा आगे। ओके सर, एक इन्वेंट्री के बारे में भी थोड़ा लिख लो।
इन्वेंट्री माने आईटीओ, आईटीओ माने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेसिकली हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस माने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माने कितना गुड्स तुमने बेचा और उसका कॉस्टिंग कितना है, माने कितना खर्चा का चीज बेचा। और एवरेज इन्वेंट्री माने तुम्हारे पास नॉर्मली कितना स्टॉक एनुअली या पीरियडिकली रहता है। और एक चीज क्या होता है सर, इन्वेंट्री पीरियड। इन्वेंट्री पीरियड इसको कैसे देख सकते हैं, अगर मानो साल में 365 दिन है और तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना आएगा उससे डिवाइड कर देना, ठीक है। 365 से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को डिवाइड कर देना, जो आएगा वो तुम्हारा इन्वेंट्री पीरियड होगा। सर अगेन एक ही बात है, अगर मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हायर है तो अच्छा है और इन्वेंट्री पीरियड लोअर है तो अच्छा है। सिंपल है ना, इन्वेंट्री पीरियड लोअर है तो अच्छा है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हायर है तो अच्छा है। मैंने जितना बिजनेस में स्टॉक टर्नओवर होता रहेगा, स्टॉक आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, अच्छी बात है, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ साथ स्टॉक का जो मैंने क्लियरेंस पीरियड जल्दी होने से अच्छा है। मैंने प्रोडक्ट आया जल्दी निकल गया, प्रोडक्ट आया जल्दी निकल गया, लोअर है तो अच्छा है। तो ओवरऑल टर्नओवर ज्यादा है तो अच्छा है और पीरियड लोअर है तो अच्छा है। एक और बातें लिख लो, क्रेडिटर्स, ये कौन है भाई साहब, यही तो है जिनसे बिजनेस हमेशा चिंता में पड़ जाते हैं। इसे सीटीओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीटीओ, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, फुल फॉर्म लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, क्रेडिट परचेस, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स, क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। और पेमेंट पीरियड के बारे में क्या लिखेंगे, 365 दिन अगर साल का है तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले एक पॉइंट में बात कर रहे थे सर, यहाँ पर कि नंबर ऑफ टाइम्स हायर द बेटर, पीरियड दैट इन डेज लोअर द बेटर एक्सेप्ट क्रेडिटर्स। मतलब क्या है, क्रेडिटर को पेमेंट धीरे धीरे करो, पैसा पाना हो तो जल्दी पा जाए तो अच्छा है, लेकिन किसी को देना है तो जितना डिले कर सकते हो। लेकिन हाँ, रूल के अगेंस्ट में जाओगे तो फिर मार्केट में अपना जो लॉयल्टी है वो टूट जाएगा, तो फिर आगे कोई तुमसे काम नहीं करेगा। जैसे मेरा मार्केट में लॉयल्टी काफी अच्छा है, नॉर्मल मार्केट में सर, हाँ बाजार में इतना अच्छा लॉयल्टी है, तुम बिलीव नहीं करेगा, इतना भीड़ के अंदर कौन किसको जानता है, ठीक है। और मेरा तो यहाँ पर ना बाप का पहचान ना दादाजी का पहचान, इस घर का लड़का है, कोई नहीं जानता। यहाँ पर जो पहचान है मेरा है, जितना सभी है। और इतना किष्टपुर के भीड़ में कौन क्या है, सिर्फ जो जिनसे जुड़े हुए वही जानते हैं, और कौन किसको जाने। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कल मैं मैम को गिना रहा था कि कितना दुकानदार मेरे को उधार दे देते हैं। मैम को बोलता है मेरा पॉपुलैरिटी तुम नहीं जानते। बोलते हैं नेता बनेगा क्या। तो मैं मैम को गिना रहा था कि कम से कम 7-8 दुकानदार हैं जो मैं अगर मैं बोलता हूँ कि पैसा नहीं है, बोलते हैं लेके जाओ। सब्जी वाले, ग्रोसरी वाले, डाब वाला तक, इवन डाब वाला तो उसका दुकान भी नहीं होता, वो तो जस्ट ऐसे ही फुटपाथ में साइकिल या कुछ लगाते हैं। वो तक भी मेरे को बोलता है ठीक है कल दे देना, थोड़ा चिढ़ता है फिर बोला ठीक है साइड में, एक्चुअली दूसरे को पता ना चले। आज भी एक जन से 15 टका उधार लेके आया,
एक्चुअली खुचरा खत्म हो गया। हाँ नहीं, उसके पास ऑनलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन होगा तो मैं कर ही दूंगा ना। काफी सारे लोग हैं अभी भी मार्केट में जो ऑनलाइन पसंद ही नहीं करते, ऑनलाइन का बात करने से चिढ़ जाते हैं। हाँ? ठीक है, तो ऐसा सिचुएशंस हो जाता है, जो भी हो। तो ऐसे नॉर्मली लॉयल्टी अच्छा होना अच्छा बात है ना सर। तो पेमेंट पीरियड इस तरह से, तो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड अगर कम हो तो अच्छा है, लेकिन क्रेडिटर पेमेंट पीरियड अगर सॉरी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ज्यादा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तुमको चीजें बेचने को मिल रहा है ना, मतलब तुम ज्यादा पैसा ले रहे हो क्रेडिटर से, क्रेडिटर क्या करते हैं तुमको उधार देते हैं, है ना। तो वो ज्यादा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। लेकिन क्रेडिट पीरियड जो है वो जितना कम हो, सॉरी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। मैंने ये भी हायर हो तो ठीक है, बट पीरियड भी हायर हो तो भी अच्छा है। नॉर्मली बाकी सब में पीरियड कम में अच्छा है। काफी आवाज होना चालू हो गया, पूजा हो रहा है एकदम। इसके बाद वाला क्लास वगैरह कैसे होंगे फिर? उसके बाद मैम का क्लास है, मेरा भी क्लास है शेयर मार्केट का। हाँ, पता नहीं मैम का भी दिक्कत हो जाएगा, वही सोच रहा हूँ। ये ढाक तो रोज ही बजता है। ढाक, ढाक का आवाज तो रोज। ये तो जगन्नाथ पूजा है। हाँ, अलग से नहीं नहीं, छठी माँ तो, छठ माँ का तो अलग है, वो तो सूर्य भगवान के साथ जुड़ा हुआ बात है। ये दुर्गा माता का ही एक रूप है। ये दुर्गा माता का ही रूप है, जगतधात्री दुर्गा माता का ही एक रूप है जो नवरात्रि में। हाँ इसका भी नवरात्र होता है, लेकिन हाँ इसका भी सेम टू सेम नवरात्र होता है। नहीं एक्चुअली जगतधात्री का जो रूल रेगुलेशन होता है एक्चुअली ना थोड़ा अलग टाइप में होते हैं। इसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, जो लोग ये तंत्र साधना से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। बहुत बोलते हैं कि इसका पूजा करना, जैसे छठी मैया का तो अलग कॉन्सेप्ट है, ये दुर्गा माता का ही एक रूप है। काफी लोग करते हैं और ये इसी टाइम पे होता है। इसका पुराण का जो कनेक्शन है, पौराणिक कनेक्शन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कि ये पूजा बहुत टफ होते हैं और बहुत लोगों को ये सूट नहीं करता। नहीं नहीं, कुछ कुछ नियम ना थोड़ा हल्का होता है, इसका नियम बहुत डिफिकल्ट होते हैं जो भी इस पूजा के साथ डायरेक्टली जुड़ा रहे। देखो पूजा के नाम पे उत्सव करना अलग चीज होता है, ठीक है, और पूजा का एक रिचुअल्स होते हैं, मंत्र होते हैं, ये तंत्र सिस्टम में होता है। और उसमें ना जो पूजा करते हैं डायरेक्टली, उसको ना काफी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। और अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो उसके बॉडी पे भी असर पड़े, उसके फैमिली पे भी असर पड़े। ये बहुत साइंटिफिक वे में इस चीज का एक्चुअल रूट है। लेकिन ये लोग आजकल क्या है ना, पूजा तो बस एक बहाना कर देता है। ये जैसे यहाँ पर पूजा हो रहा है, ये क्या है? ये कुछ ना कुछ क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, क्योंकि पार्टी ऑफिस है यहाँ पर, ममता दीदी ने बोल के रखा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ममता दीदी ने बोल के रखा है कि ममता दीदी के पार्टी या सीपीएम पार्टी का एक क्या है ना, इमेज खराब हो गया है। इनका इमेज ऐसा हो गया कि दे आर एंटी हिंदू एंड दे आर प्रो मुस्लिम। इसलिए ममता दीदी ने ठेका लेके रखा है कि हर एक पूजा करेगा, ठीक है, और ये सब पार्टी के पैसे से पूजा हो रहा है। हम लोगों ने एक पैसा चंदा नहीं दिया। हाँ इसलिए ना, ये बस लोगों को दिखाने के लिए कि वी आर प्रो हिंदू, हम पूजा कर रहे हैं। ये मोदी इतना डरा दिया ना इसको, बीजेपी सबको इतना डरा दिया, अब हिंदू वोट क्या हो जा रहा है। काफी प्रॉब्लम हो गया ना बहुत सारे पार्टी का, यूपी में हो गया, साउथ में भी प्रॉब्लम कर लिया, बंगाल में भी प्रॉब्लम हो गया है। तो ये जो कम्युनिस्ट लोगों का हवा टाइट हो गया है, दीदी का हवा टाइट हो रहा है, उस डर से ये लोग हर पूजा करते हैं। उसके लिए पॉलिटिकल फंड से, सॉरी हमारे जो टैक्स का पैसा से, जो पैसा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलता है, उस पैसे से पूजा करते हैं। और लोगों को दिखा रहे हैं कि हम लोग बिना चांदा का पूजा कर रहे हैं, पाड़ा का जो लोग कर रहे हैं। तो बिना चांदा का पूजा हो रहा है तो कौन दे रहा है पैसा? जो यहाँ का लोकल काउंसिलर को अपने जेब से दे रहे हैं, और उसका जेब का पैसा किसका है? चलो पूजा हो रहा है, आई एम हैप्पी फॉर दैट, होना चाहिए। हर पूजा होना चाहिए, समझ गए हो ना समझ गए हो इट्स ओके। बट जब तक तुम इंसान को दिल से कनेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक वो पूजा टिकेगा नहीं। ये सब पॉलिटिकल प्रोपागंडा है।
ठीक है। और चाहे कोई भी जात के नाम पे, धर्म के नाम पे ये सब पॉलिटिकल प्रोपागेंडा करे ना, मुझे उससे बहुत चिढ़ है। मैं खुद एक हिंदू इंसान हूँ, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे बिकाऊ का जो कॉन्सेप्ट कर रहा है ना, गलत है। इंसान को समझाओ, सिखाओ। जो पुराना रूल्स रेगुलेशन, जो रिचुअल्स है देश का, वो लोग भूल गए हैं। लोग को पढ़ाओ उसके बारे में। ये देश का नाम हिंदुस्तान है, इस देश का नाम भारत है, इस देश का एक संस्कृति है। लोग वो संस्कृति से अलग हो गए, उसको याद दिलाने का कोशिश करो। जबरदस्ती दिखा के, खर्चा करके, वो तो लोगों को बस एक शो ऑफ है, आंखों का एक आई वॉश है, बस और कुछ नहीं। देश का संस्कृति से जुड़ना चाहिए। ट्रम्प ने क्या बोला देखे? ट्रम्प ने बोला, आई लव इंडिया, आई लव हिंदू, आई लव हिंदू कल्चर। तो वो ऐसे नॉर्मल हम लोग जैसे लोगों को देख के नहीं बोल रहा है, वो हिंदुइज्म के बारे में काफी पढ़ता है, इन्फ्लुएंस हुआ है। और काफी हॉलीवुड लोग काफी ज्यादा हिंदुइज्म में इन्फ्लुएंस हुआ है, तो इसलिए वो चिल्ला के बोल रहे हैं कि आई लव हिंदू। इसमें पॉलिटिक्स भी है उसका, क्योंकि वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है। लेकिन सर, किसी के साथ जब तक तुम्हारा माइंड मैच ना करे, तुम जुड़ भी नहीं सकते। सिर्फ पॉलिटिकल चक्कर में तुम जुड़ना मुश्किल है। तो चाइना के साथ भी तो जुड़ सकता था, चाइना के साथ भी तो जुड़ सकता था, लेकिन ट्रम्प का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग। जो भी हो, मैं यहाँ पर हिंदुइज्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि ये लोग भी तो हिंदुइज्म का ही प्रचार करना चाहता है, बट ये प्रचार को मैं प्रचार ही नहीं मानता। ये कोई प्रचार ही नहीं है, ये लोगों के साथ धोखा है। लेकिन हाँ, अरे कैसे आएगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ। जब तक तुम दिल से किसी को किसी चीज में नहीं जोड़ोगे, तो वो जुड़ना क्या जुड़ना है? तुम बस ये बोल सकते हो कि यहाँ पर एक पूजा होता है, बस। ये पूजा हो रहा है, चारों तरफ थोड़ा सा गाना बज रहा है, हम करते हैं ना। ममता दीदी ने मंदिर बनाया दीघा में, जगन्नाथ देव का, बोलता है कि पुरी से भी बड़ा है। तो पुरी से बड़ा जगन्नाथ देव का मंदिर काय को बना रहे हो भाई? क्योंकि पुरी का जो मान्यता है वो अलग लेवल का है, उससे बड़ा। और ये मंदिर सरकार के पैसे से बना है, और जो राम मंदिर बना है वो पब्लिक के चंदा से बना है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। राम मंदिर सरकार ने नहीं बनाया, एक पैसा सरकारी खजाना से नहीं गया है। और ममता दी जगन्नाथ देव का मंदिर बनाया 100 करोड़ का खर्चा करके। गलत हो रहा है सर। एक्चुअली ये राम मंदिर के साथ कंपटीशन है, बट राम मंदिर का कॉन्सेप्ट टोटली अलग है। हाँ, वही तो चल रहा है। ये लोग यही खेल खेल रहे हैं। अभी हिंदू वोट, हिंदू थोड़ा सा कॉन्सियस हो रहा है, हिंदू वोट जा रहा है इनका, और हिंदू ही तो मेजोरिटी है। प्रॉब्लम है। ये सब देख के ना कभी कभी लगता है मर जाए। छोड़ो। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? बट अच्छा है, पढ़ा में पूजा हो रहा है, आई एम हैप्पी। पूजा हो रहा है तो हैप्पी, बट पूजा का जो जड़ है वो गड़बड़ है। कबीर जी का एक दोहा है, कबीर को जानते हो ना? सेंट थे। उनका गाना कभी सुनना, बहुत ही मतलब बहुत मीनिंगफुल होते हैं। तो उनका एक दोहा का एक लाइन है, मैं दोहा नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन लाइन ऐसा है कि कितना भी नहा लो, कितना भी नहा लो, शुद्ध कभी नहीं हो सकते जब तक मन का मैला दूर नहीं होता। तो बहुत ही अच्छे से लिखा है। तन को धोया पर मन को नहीं धोया, गंगा नहाने से क्या फायदा? ठीक है, मैं भी वही चीज बोलना चाह रहा हूँ। ये तो बस गंगा नहा रहा है, लेकिन मन मन का जो मैल है वो धोया ही नहीं। ठीक है, ये सब मन का मैल है। समझ रहे हो सर? यही तो दिक्कत है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें मेनली दो टाइप होते हैं।
एक होता है मार्जिन टाइप और एक होता है रिटर्न टाइप। प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, अब इस पे ले लो। प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड as percentage of some kind of investment, percentage of some kind of investment। जैसे इसमें वन ऑफ द पॉपुलर है जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जीपी बाई सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, operating profit by sales into 100, net profit margin, net profit by sales into 100। इसका एक फॉर्मूला लिख लो। हाँ ऊपर नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक लिखो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका फॉर्मूला है पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी, डिवाइडेड बाय इक्विटी, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी में लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, इक्विटी में लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जो रिजर्व का पैसा है। ठीक है, ठीक है। आज और मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को और मूव नहीं करता हूँ, नेक्स्ट दिन बाकी जो रेशियोज है प्रॉफिटेबिलिटी से उसको कंप्लीट करूंगा और फिर बाकी रेशियो को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, ये मंगलवार वाला क्लास में करूंगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। कौन सा इक्विटी के ब्रैकेट में है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व। ठीक है, पेज नंबर 22 कहाँ है भाई? तेरे को चाहिए ना ये वाला, मैं तेरे को दे दूंगा, इसका पीडीएफ बना, ये वाला, ये 23 तो है, ये वाला। ठीक है सर, फिर आज इतने ही रखते हैं, बाकी मंगलवार चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। हो गया? अब तबीयत ठीक है ना तेरा? अब पढ़ाई कर ले। ये लोग बिना ठेकुआ का चला गया।
22 है। जेडी फोन है সবাইকে পাঠিয়ে দেবো টেস্টের এটা যে এসছে আসুন নাইলে আমি কি করতে পারি কিছু করার নেই। इनके लिए अलग से कॉपी बनाओ। हाँ सर कॉपी ले ये इसके लिए किस सब के लिए किसके लिए मैथ्स के लिए एलआर के लिए आज तो लॉजिकल का क्लास है अलग अलग कॉपी बनाते পাঠিয়ে দিয়েছি ওটা লিখেছি দেখো কিভাবে লিখতে হবে প্রথম 1 থেকে 45টা কোয়েশ্চেন কনসাইনমেন্ট জয়েন্ট ভেঞ্চার আর বিলস অফ এক্সচেঞ্জের আছে ঠিক আছে তো 1 থেকে 45 লিখবে পুরো 1 2 3 4 করে যদি কোনোটা না পারো তাহলে মানে 1 এর পর ধরো 2 পারছো না 3 না লিখে 2টা লিখে জায়গা রাখবে তাহলে আমার মানে চেক করতে সুবিধা হবে 1 2 3 4 করে আর স্পেস রেখে দেবে তাহলে আমি আনসারটাও লিখে দেবো আর উপরে হেডিং করে দেবে কনসাইনমেন্ট জয়েন্ট ভেঞ্চার বিলস অফ এক্সচেঞ্জ দিয়ে 1 থেকে 45 পুরো লিখে নিলে বা যেগুলো পারলে করলে তারপর নেক্সটটা আবার 45 থেকে 59 আছে কিন্তু ওটা রেকটিফিকেশন অফ এরর তাহলে না পয়েন্ট গুলো আমার মিস হবে না তাহলে 45 থেকে আবার 59 লিখবে ওটা রেকটিফিকেশন অফ এরর তারপর 85 থেকে 114 ওটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন মানে 45 দুটো আছে ওটা খেয়াল করবে প্রথমে 1 থেকেই আছে
যেগুলো টপিক বলে দিয়েছি ওগুলোই আছে, লেখা আছে তো টপিক উপরে, বিলস অফ এক্সচেঞ্জ, জয়েন্ট ভেঞ্চার সবই তো লেখা আছে। মনে হচ্ছে চলে গেছিল, কারণ এতেও দেখলাম ওই ল্যাপটপটা বন্ধ হয়ে গেছিল ঘরে। নেট চলে গেছিল, আমি দেখা বললাম কি ফাইবার চলে গেছে, তারপর আবার ফাইবারের অ্যাপ ইনস্টল করলাম, ইনস্টল করে দেখছি না নেট তো শেষ হয়নি। কাট হয়ে গেছে। এটা বন্ধ হয়নি, এই আগের এটা এই ক্লাসটা অফ হয়নি।